दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अभी की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पूरी खबर विस्तार से देंगे। सच को सच कहेंगे, झूठ को झूठ कहेंगे, ना पक्ष ना विपक्ष, ओनली निष्पक्ष। आज की इस वीडियो में 10 बड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो भी जानकारी दूंगा सही और सटीक दूंगा, निष्पक्ष तरीके से बताऊंगा, क्योंकि मेरा काम होता है आप तक सही सटीक जानकारी पहुंचाना। यूपी की महत्वपूर्ण खबर है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की महत्वपूर्ण खबर है, आरओ की महत्वपूर्ण खबर है, 4 वर्षीय कोर्स की महत्वपूर्ण खबर है। बीएड कोर्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि इसकी प्रक्रियाएं जल्द शुरू होने वाली थी, इस पर भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। 2 नई भर्ती के संबंध में जानकारी मिलने वाली है। वैसे आप लोग नई भर्ती की मांग करें कि यूपी के माध्यम से नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो, कितनी उम्मीद है, इस पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप प्रतिदिन इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, सबसे पहले चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान की। बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। देखिए, राजस्थान में जमकर भर्तियां हो रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। लेवल प्रथम कटाव में 15% तक उछाल। इस बार 62,000 पदों पर 20 लाख दावेदार। और मैं आपको बता दूं, लगातार भर्तियां आ रही हैं, चाहे 500 पे आए, चाहे 1000 पे आए, चाहे 3000 पे आए, चाहे 10,000 पद पर आए, लेकिन भर्तियां लगातार हो रही हैं, इसमें दो राय नहीं है। कोई इस बात को नकार नहीं सकता कि राजस्थान में भर्ती नहीं हो रही है, आप देख रहे हैं। और एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि 62,000 पद आ जाएं और 20 लाख दावेदार हों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बेरोजगारी चरम पर है। जहां पर पद कम हो, जनसंख्या अधिक हो, जहां पर लोग बेरोजगारी के कारण परेशान होते हैं, वहां पर आवेदनों की संख्या अधिक आती है। अभी चपरासी की उत्तर प्रदेश में वैकेंसी आ जाए तो एमएससी पीएचडी सब लोग आवेदन करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बेरोजगारी है, देश में बेरोजगारी है। कोई नौकरी मिल जाए, कहीं मिल जाए, सरकारी नौकरी रहे, बस आवेदन कर देते हैं, ऐसी स्थिति है। तो यह बहुत अच्छी बात नहीं कि राजस्थान में 62,000 पद के लिए 20 लाख दावेदार हैं। यह बहुत बुरी बात है, क्योंकि बेरोजगारी राजस्थान में चरम पर है, इसलिए 62,000 पदों पर 20 लाख दावेदार हैं। अगर लगातार भर्तियां होती, रिक्त पदों को भरा जाता, तो इतने दावेदार नहीं होते। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर कई मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट और गन्ना सुपरवाइजर भर्ती की मांग चल रही है। अभ्यर्थियों का कहना है कि पहले घोषणा की जाती है, बाद में उसे नकार दिया जाता है। समाचार पत्रों में खबरें आती हैं, पटल पर दिखाई नहीं देती हैं। 2500 भर्ती की बात कही गई थी, 2500 भर्ती का नामो निशान कैलेंडर में नहीं है। क्यों नहीं ऐड किया गया, क्या कारण था, इस पर जो है आयोग जवाब दे। सचिव को ज्ञापन दिया गया, अध्यक्ष को ज्ञापन दिया गया। देखिए, आपका काम सराहनीय है, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, अध्यक्ष तक पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन इससे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। मैं कई बार आपसे बता चुका हूं कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का अध्याचन पहुंच चुका है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट का अध्याचन पहुंचा है, लोअर पीसीएस का अध्याचन और जूनियर असिस्टेंट का अध्याचन, इसी प्रकार से कई अध्याचन पहुंचे हैं। हमने कई बार आपको जानकारी दी। लेखपाल का पहुंचा तो उसकी विज्ञापन भी आपको देखने को मिला, आप लोगों ने आवेदन भी किया। तो देखिए, धरना प्रदर्शन या इत्यादि से कुछ नहीं होता। आप अपना वर्क कर रहे हैं, आप परिश्रम कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचा रहे हैं। अब सरकार इस पर कितना ध्यान देती है, आयोग के अध्यक्ष पर कितना ध्यान देते हैं, या देखने वाली बात होगी। वैसे अध्याचन पहुंचा तो विज्ञापन आना चाहिए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड पीईटी के अंतर्गत विज्ञापन जारी करने का काम चल रहा हो, या भी हो सकता है जो आरक्षित पद किए गए, आरक्षित लिखा हुआ, वहाँ पर आपका वैकेंसी को ऐड कर दिया जाए, आपकी वैकेंसी को ऐड कर दिया जाए, आपके लिए खुशखबरी हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी तक शासन की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है कि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट या सुपरवाइजर इत्यादि की भर्तियाँ निकाली जाए। और जब तक शासन का निर्देश नहीं होता, वैकेंसी नहीं आती है, आप कितना भी धरना प्रदर्शन कर लो, तो आपके प्रयास को मैं बहुत ही अच्छा मानता हूं। आप लोगों ने सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास किया, अध्यक्ष तक बात पहुंचाने का प्रयास किया। इस पर अमल करना सरकार का काम है, अध्यक्ष का काम है।
आगे कोई अपडेट मिलेगी वैकेंसी को लेकर तो मैं अवश्य दूंगा। अभी तक वैकेंसी निकालने को लेकर कोई आदेश नहीं हुआ है। हाँ, एक वैकेंसी आपको मई माह में देखने को मिलेगी। कौन सी वैकेंसी होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगली अपडेट है 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर। 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शैक्षिक सत्र 2022 से 23 से शुरू होने वाले 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स को लेकर छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। वजह इस कोर्स को सिर्फ देश के कुछ चुनिंदा संस्थानों से ही शुरू करने का मामला कोर्ट में पहुंच गया है। ऐसे में इसे शुरू करने में कुछ देरी हो सकती है। फिलहाल इस मामले की सुनवाई कोर्ट में इसी हफ्ते होनी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इसके बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, स्थिति साफ हो जाएगी, उसके बाद ही कोई निर्णय एनसीटीई के द्वारा लिया जाएगा। वैसे जो भी काम हो रहे हैं अच्छे हैं, लेकिन समय पर लागू नहीं हो पाते हैं, कोई ना कोई बाधा आ जाती है। इनमें दाखिला सीधे 12वीं के बाद दिया जाएगा। इस कोर्स से शिक्षक बनने का सपना देख रहे छात्रों की पढ़ाई न सिर्फ 4 साल में पूरी होगी, बल्कि उन्हें दोहरी डिग्री भी मिलेगी। अभी शिक्षक बनने के लिए 3 साल तक ग्रेजुएशन और 2 साल का बीएड कोर्स करना पड़ता है। ऐसे में कुल 5 साल लगते हैं। इस नए कोर्स से छात्रों को मात्र 4 साल में डिग्री मिल जाएगी और 1 साल की बचत होगी। तो अभी वेट करिए, देखिए सुनवाई में क्या होता है। जो भी जानकारी होगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। अगली अपडेट है स्टाफ नर्स भर्ती को लेकर। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्तियों में धांधली के आरोप लग जाएं तो आप इसे क्या कहेंगे। देखिए, स्टाफ नर्स भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, आपको मालूम होगा, और इसको लेकर काफ़ी विवाद हुआ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग की सिस्टर ग्रेड परीक्षा में धांधली को लेकर दाखिल याचिका पर आयोग से जानकारी मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान की ने प्रतिमा उपाध्याय व अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया है। एडवोकेट त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि स्टाफ नर्स सिस्टर ग्रेड 2 भर्ती परीक्षा का विज्ञापन 2021 में जारी किया गया था। इसका परिणाम भी 3 अक्टूबर 2021 को घोषित कर दिया गया। कहा गया है कि परीक्षा वस्तुनिष्ठ होने के बावजूद आयोग की ओर से जारी आंसर की पर याचियों की आपत्तियों को नहीं सुना गया और परिणाम घोषित कर दिया गया। इतना ही नहीं, जिन अभ्यर्थियों ने अपने अनुभव प्रमाण पत्र लगाए थे उस पर मिलने वाले 15 अंक भी नहीं दिए गए। कोर्ट इस मामले पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से जवाब मांगा है। जवाब के अनुसार आगे की सुनवाई होगी और जो भी निर्णय होगा वह सर्वमान्य होगा। वैसे प्रतिमा जो है यानी कि याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला होने की प्रबल संभावना है। एक और महत्वपूर्ण खबर दे दूं, दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बने गौतम अडानी। आपको मालूम होगा कि 2014 से लेकर अब तक इनका ग्राफ खूब बढ़ा है, यानी कि मोदी जी के शासनकाल में इनका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है और ये दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, आदमी बन गए हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी दिग्गज निवेश वारेन बफेट को पछाड़कर दुनिया के 5वें सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। बोफोर्स के अनुमान के मुताबिक 59 वर्षीय गौतम अडानी की कुल संपत्ति शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद के समय 123.7 अरब डॉलर थी, जबकि 91 वर्षीय बफेट की कुल संपत्ति 121.7 अरब डॉलर थी। अडानी भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और उनकी संपत्ति देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी अनुमानित संपत्ति 104.7 अरब डॉलर से 19 अरब डॉलर अधिक है। तो देश में 2 ही लोग हैं, अडानी और अंबानी, जिनकी चर्चाएं हमेशा होती रहती हैं। इतनी संपत्ति कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा। आप 2014 के पहले का रिकॉर्ड देखिए, 13 के पहले का रिकॉर्ड देखिए, अब देखिए कितना उछाल आपको देखने को मिला होगा। इस पर आप लोग अपनी राय दें कि इतनी संपत्ति कैसे बढ़े, किस तरह से बढ़ा रहे हैं और आप लोग किस तरह से वर्क करें कि इनके जैसा बन सकें। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। अब हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण भर्ती आरओ। नई भर्ती का इंतजार लोग कर रहे हैं। पहले हम पुरानी भर्ती पर चर्चा करेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि नंबर जमकर बढ़ने वाले हैं। देखिए, जिसे जानकारी नहीं रहती है इस तरह की बात करते हैं। जो भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जो पहली बार आरओ की परीक्षा देने जा रहे हैं, इसको सुनकर काफ़ी खुश होते होंगे कि काश मेरे में ऐसा हो जाता तो मुझे झमक के नंबर मिल जाते। अगर 2, 4, 6 नंबर से फेल होते तो मेरा कल्याण हो जाता। आरओ के प्रश्न पत्र में 105 अशुद्धियों का दावा किया गया। अब अशुद्धियाँ होने से नंबर नहीं बढ़ते हैं, ना इस पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। जो पेपर बनाते हैं कहीं कामा लगाना भूल जाते हैं, कहीं इत्यादि जो प्रश्नवाचक चिन्ह होते हैं, इत्यादि प्रकार के जो कार्य होते हैं, कई त्रुटियाँ होती हैं, जिसके कारण इस तरह की अशुद्धियाँ पाई जाती हैं।
इसमें जो है जो विशेषज्ञ होते हैं वही बता पाते हैं कि कहाँ अशुद्धि, कहाँ कामा नहीं लगा, कहाँ क्या नहीं लगा। तो इस प्रकार से इससे नंबर नहीं बढ़ते। नंबर वहाँ बढ़ते हैं जैसे आपने कोई प्रश्न पूछा, उसका 2 विकल्प हो गया या उत्तर ही गलत हुआ, आपने गलत उत्तर को सही मान लिया, इस पर आप ऑब्जेक्शन करते हैं तो आपके नंबर बढ़ते हैं, अशुद्धियों पर नंबर नहीं बढ़ते हैं। इसलिए आपको इस पर विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। अगली अपडेट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लेकर। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ग्रेजुएटी के हकदार, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ग्रेजुएटी के हकदार हैं। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस अभयस ओका की पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून 2013 के प्राविधानों और शिक्षा का अधिकार कानून की धारा 11 के कारण आंगनबाड़ी केंद्र भी वैधानिक कर्तव्यों का पालन करते हैं तथा वे सरकार की विस्तारित इकाई बन गए हैं। पीठ ने कहा कि इन अपीलों में शामिल विषय यह कि एकीकृत बाल विकास योजना के तहत स्थापित आंगनबाड़ी केंद्रों में काम करने के लिए नियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायक ग्रेजुएटी भुगतान कानून 1972 के तहत हकदार हैं। तो अब इस पर देखिए क्या होता है देखने वाली बात। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जो वह सराहनीय है, क्योंकि अधिनियम 1972 में जो है उसके तहत इनका काम होना चाहिए, ग्रेजुएटी मिलनी चाहिए। अब सरकार इस पर क्या अमल लेती है देखने वाली बात होगी। पॉम ऑयल, देखिए पॉम तेल पर प्रतिबंध, शैम्पू साबुन से चॉकलेट तक के बढ़ सकते हैं दाम। देखिए महंगाई चरम पर है। इंडोनेशिया बढ़ती महंगाई को देखते हुए 28 अप्रैल से पाम तेल निर्यात पर लगाएगा पाबंदी। तो भैया भारत में क्या नहीं महंगा है। पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हैं, खाद्य पदार्थ के दाम महंगे हैं, तेल के दाम आज से नहीं बहुत पहले से महंगे हो रहे हैं। यार नई बात नहीं है। कोई सामान ऐसा बताओ जो सस्ता हो गया हो। महंगाई के अलावा आपको राहत नहीं देखने को मिली होगी। तो इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। महंगाई आज से नहीं, जब से बीजेपी सरकार है तब से लगातार महंगाई बढ़ रही है। हमने कम होते नहीं देखा है। अगर 100 रुपया बढ़ता है तो 20 रुपया कम होता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, 20 रुपया बढ़ेगा तो 3 रुपया कम होगा। तो इससे महंगाई कम नहीं होगी और ना होगी भविष्य में, मैं यह भी बता दे रहा हूँ आपको। अगली अपडेट है कि प्रदेश में बिजली कटौती करने पर रोक। जैसा कि आपको मालूम होगा कि मेरे द्वारा इस मुद्दे को बार बार उठाया गया, किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं उठाया गया कि बिजली कटौती होती है। कोई भी चैनल हो तो बताइए, किसी भी चैनल के माध्यम से नहीं। और मैं बार बार इस मुद्दे को उठाता रहा। एक बार समाचार पत्र में भी आया खबर कि 7 घंटे तक बिजली काट दी जाती है। और आज मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, यानी कि कल का आदेश है, प्रदेश में बिजली कटौती करने पर रोक। तो अब बिजली कटौती नहीं की जाएगी और आपको पहले की अपेक्षा ज़्यादा बिजली मिलेगी। अब इस पर कितना अमल होता है या देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या मुख्यमंत्री जी के आदेश का कुछ भी पालन हो रहा है। क्या बिजली का टाइम बढ़ा, घंटा बढ़ा, जो 12 घंटे बिजली आती थी क्या 15-16 घंटे हुई, या जो 10 घंटे बिजली आती थी क्या 13-14 घंटे हुई। आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगली अपडेट है ट्विटर को लेकर। मस्क ने ट्विटर को 44 अरब डॉलर में खरीदा है। अब तक की सबसे बड़ी खबर है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने सोमवार को 44 अरब डॉलर 3.30 लाख करोड़ रुपए में ट्विटर को खरीद लिया है। यह पूरा सौदा नकद में हुआ है। इस सौदे के साथ ही 16 साल पहले अस्तित्व में आए इस इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रबंधन मस्क के हाथों में चला गया है। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर है। तो अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़िए। एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपको देना चाहता हूं। यूपी SSSC PET परीक्षा को लेकर जो 18 सितंबर को प्रस्तावित है, सब कुछ सही रहा तो परीक्षा निर्धारित तिथि पर होगी, इसमें दो राय नहीं है। आवेदन प्रक्रिया मई से स्टार्ट करने की तैयारी चल रही है, अधिकतम जून के प्रथम सप्ताह। बातों को समझिएगा, जून के प्रथम सप्ताह अधिकतम मैं बता रहा हूँ। उसके पहले विज्ञापन मई में आ जाएगा। विज्ञापन ऐसी संभावनाएं हैं कि मई में विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। 18 सितंबर को परीक्षा होगी, तो आप लोग वेट करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो पहली बार आप लोगों ने पेपर देखा, क्योंकि PET की परीक्षा उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित की गई, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, कई कमियां रहीं, जैसे नंबर को डिसाइड ना करना, कितने गुना बुलाना है इसको डिसाइड ना करना। अब की बार जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें आपको इस बात की जानकारी दे दी जाएगी, कितने गुना बुलाए जाएंगे, क्या कट ऑफ रहेंगे, मैंने पूरी जानकारी देने का प्रयास किया जाएगा। तो यह आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। साथ साथ मैं आपको बता दूं, पेपर जिस तरह से आप हलवा पहली बार पाए थे उस तरह से हलवा आपको नहीं मिलेगा। आपकी बार पेपर में परिवर्तन देखने को मिलेगा, हॉट देखने को मिलेगा, हॉटनेस देखने को मिलेगा। आप पेपर मॉडरेट भी हो सकता है ना पाएँ,
सबसे जो रीजनिंग का पार्ट होगा वह भी हॉट बनाया जाएगा और इंग्लिश के पार्ट को भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, मजबूत किया जाएगा, और जिससे आप लोग थोड़ा भ्रमित रहें। पहली बार पेपर हुआ था इसलिए आपको हलवा मिला था, तो आप 99% 98% जम के सभी लोग पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पाए हैं। 60 से कम किसी परीक्षा में कट ऑफ जाने की उम्मीद नहीं है। किसी भर्ती में पेट के आधार पर अगर भर्ती होती है तो अब की बार उतना कट ऑफ नहीं जाएगा, अब की बार जो परीक्षा होगी। लेकिन अब की बार नंबर भी नहीं, तो एक ही बात हुई, चाहे इस तरह से कान पकड़ो चाहे उस तरह से कान पकड़ो, लेकिन इसमें एक कट ऑफ निर्धारित होना चाहिए कि 90 पाने वाले जो है, 80 पाने वाले, 70 पाने वाले, 75 पाने वाले जो है पेट क्वालिफाई होंगे, सभी आवेदन कर पाएंगे। अगर इस तरह से कट ऑफ नहीं निर्धारित किया गया तो इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं। एक ही व्यक्ति बार बार सभी परीक्षाओं में प्रतिभाग करेगा, जो सबसे चरम पर होगा, सबसे उच्च पर होगा, सबसे हाईएस्ट पर होगा, जो सबसे ज़्यादा नंबर पाएगा। तो क्या ये कट ऑफ निर्धारित होना चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।